आज की इस वीडियो में आपको बिहार एलआरसी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो अमीन, क्लर्क और एएसओ और एसएसके की जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग आंसर की दे दिया। सभी लोग जो है अपना आंसर की मिला भी लेंगे कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट जो सही है और उसके बाद कितना नंबर गलत हुआ है क्वेश्चंस। आप अपना जो स्कोर है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि आपको जो माइनस करके कितना नंबर आ रहा है, कौन से आपका जो पोस्ट है, आपका कौन सा पोस्ट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, जिनसे कि एक अंदाजा लग जाएगा जो भी सारे कैंडिडेट इसमें एग्जाम्स दिए थे तो उनको कितना नंबर आया है और आपको कितना नंबर है। कमेंट सेक्शन में एक दूसरे का देख करके एक अंदाजा लग सकता है कि जो एवरेज स्कोर है वो क्या है। मैंने आपको टेलीग्राम और यूट्यूब पे भी एक पोल डाला था जिसमें कि मैंने आपको जो मार्क का जो रेंज है या क्वेश्चंस का जो रेंज है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के रेंज में, तो उसमें जो मैक्सिमम जो वोट आए हैं वो आपको बिलो 40 में जो 40 क्वेश्चन से कम में जो क्वेश्चन जिनको 40 क्वेश्चन से कम जिनका सही हुआ है तो उनमें सबसे ज़्यादा वोट जो है वो 40 से कम क्वेश्चंस वाले का है। और सब में एवरेज है, सभी में आपको अप्रोक्स जो भी नंबर्स है वो एग्जैक्ट आपको कुछ आगे पीछे देखने के लिए मिल रही है और जो भी सारे जो आपको कैटेगरी है, लेकिन जो आपका 40 से कम क्वेश्चन सही वाले की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब आगे की जो प्रोसेस है वो क्या होने वाली है। जैसे कि अभी एग्जाम्स हुआ, उसके बाद आपको आंसर की आया, अब जो है आपका इसमें आगे की प्रोसेस क्या होने वाली है इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा, जिनसे कि सभी कुछ आपको पता लगेगी। और चैनल पर पहली बार विजिट करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिनसे हमें मोटिवेशन मिलती रहती है आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन लाने के लिए। और टेलीग्राम और व्हाट्सअप से जरूर से ज्वाइन होकर करिएगा, उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में दिया गया, वहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट अपडेट मिल जाती है। जो मैं वीडियो नहीं भी बना पाता हूं तो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मिलती रहती है, तो वहां से अगर आप ज्वाइन होगे तो कोई भी अपडेट मिस नहीं करोगे। देखिए यहाँ पर जो आपका 5 से लेकर के 30 अगस्त के बीच में आपका एग्जाम हुआ, उसके बाद यहाँ पर आपको 13 सितंबर को इसका आंसर की दे दिया। अब जो है 13 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर के बीच में आप अपना आंसर की में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है जो कि सही है और आपको उनके तरफ से गलत किया गया, आप सही बनाए हो लेकिन उनके तरफ से गलत किया गया, ऑप्शन मिसमैच है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। ये चैलेंज आप 13 से लेकर के 17 सितंबर के बीच में कर सकते हैं। इनमें कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपये आपको प्रोसेसिंग फ़ी पे करने होंगे। अगर क्वेश्चन वो सही हो जाता है तो आपको एक क्वेश्चन आपका सही कर दिया जाएगा और उनके तरफ से जो फ़ी है वो रिफंड कर दिया जाएगा। तो जो भी जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट इसको चैलेंज करेंगे तो उनको वो वेरीफाई करेंगे और उसके बाद जो अगर सही रहेगा तो उसको सही किया जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो एज इट इज़ आपका। तो ये 17 सितंबर तक ये चलेगी। उसके बाद उनके बाद जो भी कैंडिडेट का चैलेंज आएगा उसके बाद उसका प्रोसेसिंग करके जो फाइनल आंसर किया है वो सभी का एग्जैक्ट वो दे करके स्कोरिंग करेंगे, कितना आपका सही हुआ है कितना गलत हुआ है, वो लोग स्कोरिंग करके जो इसका रिजल्ट है वो आउट करेंगे। रिजल्ट जो है ये 15 दिनों के अंदर में ये इसका आंसर की दे दिया तो हो सकता है अगले आपको 15 दिन से लेकर ये मंथ के एंड तक या अगले मंथ के स्टार्टिंग में हो सकता है इसका रिजल्ट या रैंक कार्ड आ जाए। इसका रिजल्ट और रैंक कार्ड उसमें आपको सभी कुछ आपका कितना रैंक बनेगा, जो कि यूआर कैटेगरी में कितना आपका रैंक हुआ, जो भी आपका कैटेगरी हो, अगर आप बिहार से बिलोंग करेंगे तो कैटेगरी में आपका कितना रैंक है वो आपको दिखेगा। अगर आप लोग गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आपको 3 रैंक दिखेगा, एक यूआर कैटेगरी में, एक आपको अपना कैटेगरी में और एक आपको आरसीजी कोटा रिजर्व कोटा गर्ल्स जो होता है उनमें भी आपका रैंक दिखेगा। तो लड़की के लिए जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनके लिए बेनिफिट है, आपको 35% का रिजर्वेशन जो मिलता है वो इसमें भी ओनली बिहार की जो भी लड़कियाँ होंगी उनको मिलेंगी। अब बात करते हैं यहाँ पर जो आपका जो रैंक बनेगा या आपका जो फाइनल उनके तरफ से स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा तो उसमें जो आपका मार्क होगा वो कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि आपको जो अभी आप स्कोर की हो, जो भी आपका सही हुआ जो गलत हुआ है उसमें माइनस करके जो भी आपको आया है उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन करेगा तो आपको या तो बढ़ भी सकता है या तो घट भी सकता है। ये उनके तरफ से किया जाएगा जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, चैलेंज विंडो प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत स्कोरिंग का कार्य होगा, तदुपरांत सभी अभ्यर्थियों का फाइनल स्कोर जो है और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। ये नॉर्मलाइजेशन तब होता है जब आप कोई भी एग्जाम्स हो, जब एक से ज़्यादा शिफ्ट में कोई भी एग्जाम्स कंडक्ट होता है तो उनके लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाया जाता है। किसी शिफ्ट में कुछ क्वेश्चंस हार्ड होते हैं, किसी शिफ्ट में क्वेश्चन का जो लेवल है वो लो होता है, एवरेज होता है, मॉडरेट मीडियम होता है, तो उसके अनुसार से भी वेरी करता है। और आप कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन सही किए हो, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आप गलत किए हो उस पर भी डिपेंड करता है। तो उसके अनुसार से आपका जो नॉर्मलाइजेशन जो होगा तो उसमें आपका जो कुछ मार्क्स है वो कम ज़्यादा होगा, जो कि इनके तरफ से जो स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा या रैंक कार्ड जारी किया जाएगा उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। जब आपका स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा तो उसके कुछ दिनों बाद 10 से 15 दिनों के बाद आपको डीवी के लिए या काउंसलिंग के लिए एक लिस्ट जारी होगा, जिसमें कि आपको कुछ ज़्यादा कैंडिडेट करके उसमें 2 से 3 टाइम्स या 1.7 टाइम्स या 2 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाएंगे काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उस टाइम आपको ये सभी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होंगी।
कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कितने गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको 1767 अमीन की जो वैकेंसी आई थी, तो उसके लिए जो DVI सेम आपको ये BCC बोर्ड ही इसका भी एग्ज़ाम लिया था, और एग्ज़ाम के बाद जो उसका रैंक कार्ड आउट हुआ था, रैंक कार्ड के बाद ये लिस्ट जारी किया गया था जो DV के लिए। तो ये आपको मेरिट लिस्ट है DV के लिए। इसमें सभी कैटेगरी का अलग अलग जो यहाँ पर दिया गया था, जैसे ये कैटेगरी देख सकते हैं DQ कैटेगरी का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। तो इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट जो थे ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए थे DQ कैटेगरी में। तो इसमें कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट को बुलाया गया था तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें जो आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी का जो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 90 से शुरू है। तो मैं यहाँ पर इसको 90 यहाँ पर सर्च करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है यहाँ पर आपको 3021 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर बुलाया गया था 1767 सीट के लिए। तो 1767 सीट के लिए आपको यहाँ पर 3021 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जो कि होता है आपको 1.7 टाइम्स कैंडिडेट को ये लोग बुलाए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। लेकिन जो आपका ये अमीन का जो पोस्ट है इसमें आपको 50% आपको पता है वेटिंग लिस्ट भी रखना है। तो इसमें हो सकता है ज़्यादा कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाएगा। तो हो सकता है आपको ये 2 टाइम्स या आपको 2.5 टाइम्स या 3 टाइम्स कैंडिडेट को ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाएंगे। लेकिन इसमें आपको ऑफिशियली कि ये जो प्रोस्पेक्टस है इसमें ऐसा नहीं लिखा गया है कि कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ये मैं प्रीवियस डाटा के अनुसार से आपको बताया, ये आपको आगे पीछे भी हो सकता है। तो जब लिस्ट जारी करेगा तभी पता चलेगा कि कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। इसमें बस इतना लिखा गया कि चयन प्रक्रिया में जो है 50% जो सीटें हैं वो आपको प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। यानी कि मान के चलिए 8000 अप्रोक्स सीटें, 82 सीटें 8000 मान के चलिए, तो यहाँ पर आपको 4000 कैंडिडेट जो है ऐसे हैं होंगे जिनका जो रिजल्ट है वो वेटिंग में रहेगा। 8000 का फाइनल जो रिजल्ट है देगा और 4000 कैंडिडेट का जो रिजल्ट है वो वेटिंग में रखेगा। तो टोटल हो गए 8 और 4 12,000। तो अगर 12,000 रिजल्ट ही देंगे तो फिर इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो कैंडिडेट का अगर कोई दिक्कत होगा तो उनको छांटेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए 12,000 से ज़्यादा करके रिजल्ट देगा। इनका 1 गुना या 1.5 गुना रिजल्ट हो सकता है दे दे, तो 12 का 1.5 तो 18,000 हुआ। तो इस तरीके से हो सकता है रिजल्ट जो है ज़्यादा करके देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो अगर आपका काउंसलिंग में नाम आता है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने होंगे। तो अभी से ही आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखिए, जिसमें कि यहाँ पर सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है जो भी आपका 10th या उनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है सभी कुछ आपको रखना है, जो आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए ज़रूरी होगा। तो वहाँ पर आपका 10th का जो मैट्रिक का आपको यहाँ पर दिया गया है कि प्रमाण पत्र, उसके रिलेटेड जो आपका अंक पत्र है यानी कि मार्कशीट, और वहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ के लिए पहचान हो तो मूल प्रमाण पत्र। तो ये सभी चीज़ आपको 10th से रिलेटेड जो भी आपका बोर्ड हो उनसे रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको डिप्लोमा का जो भी सर्टिफिकेट है और जो भी उनका मार्कशीट है वो सभी कुछ आपको रखना है, जो भी जिनसे आप पास किए जो भी बोर्ड है। उसके बाद अगर आप लोग जाति प्रमाण पत्र, अगर आप लोग आते हैं BC और EBC कैटेगरी में तो आपके लिए नॉन क्रीमिलियर NCL सर्टिफिकेट जरूरी है। तो ये आप लोग बना लीजिएगा, जो भी बिहार से बिलोंग करते हैं उनके लिए। अगर आप लोग अदर स्टेट से बिलोंग करेंगे तो आपके लिए ज़रूरी नहीं होगा। और जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए EWS सर्टिफिकेट जरूरी होगा। और BC EBC कैटेगरी के लिए नॉन क्रीमिलियर और SC ST कैटेगरी के लिए जो भी आपका नॉर्मल जाति प्रमाण पत्र है वही लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको चरित्र प्रमाण पत्र दिया गया, जो जिस संस्थान में अंतिम रूप से आप नामांकित हो उनके प्रिंसिपल या प्राचार्य द्वारा आपको जरूरी होगा। तो जहाँ पर भी आप डिप्लोमा किए हैं या जो भी आपका क्वालिफिकेशन हो BE BTech या ग्रेजुएशन, तो अंतिम रूप से जहाँ पर आप पढ़ाई किए थे वहाँ के कॉलेज से आप लोग अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूर से बनवा लीजिएगा, ये इसमें बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया कि हाल ही में जो खींचा गया फोटोग्राफ है, तो जो भी आप फॉर्म फिल करते टाइम दिए थे वो अपना फोटो जरूर से रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग बिहार के निवासी हैं, मूल निवासी है, तो आप लोग अपना अस्थायी निवास के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोग दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप DQ कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो अपना यहाँ पर DQ कोटा वाला सर्टिफिकेट, स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, और यहाँ पर दिया गया कि विवरण पुस्तिका के अनुसार अन्य संबंधित प्रमाण पत्र। तो और भी जो भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट आपके पास हो उसको रखिएगा। अगर वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी तो वो लोग मांगेंगे, नहीं पड़ेगी तो आप लोग अपने पास में साथ में लेकर के जाइएगा। और उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर दिया गया कि स्वास्थ्य संबंधी योग्यता, जिसमें लिखा है कि आवेदक को मानसिक एवं शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए ताकि संबंधित पदों के लिए निर्धारित कर्तव्यों के निर्वहन को सक्षमता से पूरा कर सके। इस परीक्षा के आधार पर चयनित उम्मीदवारों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा और इस परीक्षा के आधार पर पूर्णतः स्वस्थ पाए जाने की स्थिति में ही उन्हें नियुक्ति के योग्य माना जाएगा। इसमें दिया गया कि जो भी आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो शल्य चिकित्सक, सहायक असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा निर्गत मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा। तो आप लोग अपने जो सिविल सर्जन है वहाँ से अगर आप बनवाना चाहते हैं तो जरूर
ज़रूर से इसको बना लीजिएगा, ताकि यहाँ पर आपको काउंसलिंग के टाइम में दिक्कत ना हो। बाद में भी अगर काउंसलिंग में नहीं मांगता है तो आपको बाद में भी ये मांगा जा सकता है। तो ये था डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसका, जो कि मैंने आपको बताया, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, और भी जो भी अपडेट आएंगी उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।